हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि सीजी अमीन पटवारी भर्ती जिसका एग्ज़ाम 7 दिसंबर को होने वाला है, उसका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। दोस्तों, आपके इसी प्रिपरेशंस को देखते हुए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए समय लगवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। क्या नहीं है? तो सरकार की आय में वृद्धि करना भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य नहीं है। इसी तरीके दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि भारत में वर्ष 2014-15 में किसकी राज्य सहायता सब्सिडी घटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पेट्रोल की जो है 2014-15 में राज्य सहायता घटी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में किसे वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे PMJDY के नाम से भी जाना जाता है, तो ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, प्रश्न 4, कि वर्ष 2020 में कौन सा राज्य भारत की जनसंख्या की औसत आयु से आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी कि आपका केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये जो तीनों राज्य हैं दोस्तों, भारत की जनसंख्या की औसत आयु से बिल्कुल आगे है, अधिक होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी होंगे इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए कि वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखने के लिए विश्व कितना गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2900 गीगाटन यहाँ पर विश्व उत्सर्जित कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से प्रश्न अगला पूछा है कि कथन एक कह रहा है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के कार्बन अम्ल वर्षा होती है, ये कारण है। ब कारण बता रहा है कि कोयले के दहन से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर दोनों जो कथन हैं, कथन अ एवं कारण ब, ये दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सत्य है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ये जो कथन पहला है, ये आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, ये दोनों बिल्कुल सही है। कथन अ और कारण ब की सही व्याख्या नहीं करता है। जो कारण ब दिया गया है यहाँ पर, कथन अ की सही व्याख्या नहीं करता है, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व? तो यहाँ से जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस हार्मोन में आयोडीन होता है, ये आपको बताना है कि किस हार्मोन में आयोडीन होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है दोस्तों, इसमें आयोडीन होती है, तो ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, आपको ये चीज़ें बताना है। तो कौन सा युग्म है दोस्तों? पहला जो यहाँ पर दिया गया है कि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये बिल्कुल आपका सत्य है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट नीला थोथा, ये वाला जो दोस्तों हैं ये बिल्कुल असत्य है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से जो है बैंकिंग सोडा, ये भी बिल्कुल आपका यहाँ से सत्य है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आपका गलत क्या है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया है? तो आपका यहाँ से कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर आपका यहाँ से सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? लौह तकनीक। क्या होगा यहाँ से? बी नंबर हो जाएगा, लौह तकनीक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि
समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 12। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्न में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकी। किसने? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा सरकी। दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर सरकी राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इसी तरीके से प्रश्न अगला यहाँ पर पूछा है कि मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सादत खान। ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न अगला पूछा गया है, क्या है दोस्तों प्रश्न अगला? तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई थी। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है कि इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदारी पासी। ये आपका बी नंबर आप यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदारी पासी जी ने सन 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने सन 1926 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठित स्थापित किया था? कौन सा संगठन यहाँ पर स्थापित किया था? ये बता रहा है नौजवान भारत सभा। क्या है दोस्तों? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा स्थापित किया था संगठन। इसी तरीके से प्रश्न अगला पूछ रहा है कि किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले कैमरे में होता है? जो नाइट विजन करते हैं वो किस प्रकार के कैमरे से देखते हैं? तो अवरक्त तरंगे से ये देखते हैं। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क का निर्यात होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख। आपका यहाँ से बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुद्रेमुख मंगलोर बंदरगाह में खनन क्षेत्र का लौह अयस्क का निर्यात होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अव्यवस्थित है कह रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा। यानी कि यहाँ से ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न अगला पूछा है कि कौन सी नदी का धारा घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। नर्मदा की जो धाराएं हैं वो घाटी से होकर बहती है। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ये बोल रहा है। तो दोस्तों ये जो चेरापूंजी है वो कहाँ पर है? खासी की पहाड़ियों पर यहाँ पर स्थापित है चेरापूंजी। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ये प्रश्न है। तो सारावती नदी पर जोग जलप्रपात बनता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला यहाँ से पूछा है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्जा कौन सा है? ये प्रश्न है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्जा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बनिहाल। बनिहाल जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्जा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ से ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ है कि बल्ब के फूटने से जोर से आवाज़ होती है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल्ब के बाहर की जो वायु है अंदर निर्यात में एकाएक घुसती है। चलो ये तो करेक्ट आंसर यहाँ से आ गया। बल्ब के अंदर वायु एकाएक
घुसती है, ये तो निर्यात में घुसती है। बल्ब का जो वायु है ये अंदर की ओर एकाएक घुसती है, ये कथन सही नहीं है। बल्ब के अंदर के फिलामेंट के फटने से तेज आवाज़ आती है, तो ये कथन बल्ब के अंदर के फिलामेंट के फटने से तेज आवाज़ आती है, तो फिलामेंट फटते हैं लेकिन अंदर की आवाज़ों से तेज आवाज़ नहीं आती है। ये किस लिए आती हैं? जब जो बाहर की आयु है वो अंदर की ओर निर्यात होती है एकाएक, तब आती है। तो यानी कि ये भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। आपका ए नंबर करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रश्न अगला यहाँ पर पूछा है विधानसभा से। विधान परिषद की रचना के विषय में सही क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या सही है? ये कह रहा है विधान परिषद की रचना के विषय में सही क्या है ये आपको बताना है। यानी कि 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नहीं, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से 1/6 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यानी 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये सही है। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये सही है। इसके बाद क्या है? 1/12 सदरुश शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 1/6 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, नहीं। इसके बाद क्या है? समस्त सदस्य बहुमत से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी नहीं। समस्त सदस्य बहुमत से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी गलत होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विषय में सही चीज़ों को बताना था, तो कौन कौन सा सही हुआ है? 2 हो गया है, यहाँ से 4, 5 और जो 8 है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको खोजना है 2, 4, 5, 8। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 2, 4, 5, 8 सी नंबर में दिया गया है, तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो फिर क्या होगा, ये बता रहा है। क्या होगा दोस्तों? वह जो सदन है, सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदन की सदस्यता हेतु वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी कि ए नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है कि यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठाता है तो फिर क्या होगा। तो यदि विधानसभा के किसी भी सदस्य का कोई प्रश्न उठाता है तो राज्यपाल को ये भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? ये विषय जो है उसको राज्यपाल को भेजा जाएगा, तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न अगला यहाँ से पूछ रहा है कि जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा, ये आपको बताना है। तो ये कौन बढ़ाता है दोस्तों? सांसद बढ़ाता है। आपातकाल की घोषणा में परिवर्तन में जो विधानसभा का 5 वर्ष अगर कार्यकाल पूर्ण हो जाते हैं तो इसकी अवधि केवल सांसद बढ़ाता है 1 साल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? 2 राज्य के मध्य विवाद, ये आपको नहीं है बताना है। तो 2 राज्यों के मध्य विवाद, ये चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद, ये भी है। राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, ये भी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, ये भी है। लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद, ये नहीं है। और राज्यसभा के सदस्य के बीच में चुनाव, ये भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। 5 और 6, यानी कि 5 और 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 और 6 कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सी नंबर में 5 और 6, तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है। तो किसके अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद
21 के अंतर्गत नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में यथा परिभाषित जिला न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो जो नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश है ये सम्मिलित है। इसी तरीके से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ये भी सम्मिलित है। संयुक्त जिला न्यायाधीश ये भी सही है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट ये सही नहीं है, यानी कि 4 नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ये जो है ये भी सम्मिलित है। अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सम्मिलित है। सत्र न्यायाधीश ये भी सम्मिलित है। तो यहाँ से 4 नंबर को केवल लिया है और आगे जो है वो सम्मिलित नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ये भी सम्मिलित हैं। जिला मजिस्ट्रेट ये सम्मिलित नहीं है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ये भी सम्मिलित नहीं है, यानी कि 4, 9 और जो 10 है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 9, 10 डी नंबर पे है, तो डी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाने वाला है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता था? तो किस गैस का उपयोग किया था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों के रूप में उपयोग किया था। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला यहाँ प्रश्न पूछा है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो कृषि और संबंध क्षेत्रों में खनन एवं उत्खनन, किसको? खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2014-15 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में अधिकतम योगदान क्षेत्र ने किया है, तो क्या किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवाएं। 2014-15 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में अधिकतम योगदान किसका है? सेवाएं का है। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न देखेंगे दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्यूटर बेसिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसमें चुंबकीय डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की जो गति होती है ये चीज़ें होती हैं? तो किसमें होती है दोस्तों? ऑप्शन दिया है CD रोम, CGRW, DVD या उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है किसमें चुंबकीय डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? तो इनमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। किसमें होता है? SSD। किसमें होता है दोस्तों? SSD में जो होता है वो अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है, तो याद रखिएगा SSD। ठीक है, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसी तरीके से प्रश्न अगला यहाँ से पूछा गया है कि सर्च इंजन क्या होता है? तो ये आपको बताना है कि जो सर्च इंजन है वो क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों? तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब के दस्तावेजों की खोज करता है। ठीक है, तो सर्च इंजन किसे बोलते हैं? जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www की जो डाटा है उसको खोज करता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर से ही पूछा गया है कि कौन सा जो कंप्यूटर है वो आधारभूत कार्य नहीं करता है या आधारभूत कार्य नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर दोस्तों? टेक्स्ट कॉपी करना। कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट कॉपी करना यहाँ पर कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका डेटा स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना, इनपुट एक्सेस करना, ये सारे कंप्यूटर का आधारभूत कार्य है। इस तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है? कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है? तो आउटपुट डिवाइस कह रहा है दोस्तों स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर।
ये सब क्या है, इनपुट है। क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों के तीनों यहाँ पर इनपुट है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये भी तीनों के तीनों क्या है, इनपुट है। कह रहा है कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। प्लॉटर, प्रिंटर, इसके साथ साथ मॉनिटर, ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। यहाँ पर देखिएगा जो माउस है ये एक प्रकार का इनपुट करता है। यहाँ प्रिंटर है यानी ये प्रिंट करता है, आउटपुट डिवाइस देता है। और जो मॉनिटर है, मॉनिटर हमें दिखाता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आउटपुट कर रहा है। तो ये दोनों जो है वो आउटपुट है, चूँकि जो माउस है यहाँ से इनपुट है, और ये इसमें तीनों के तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक निर्गम जिसे आउटपुट के नाम से जाना जाता है, कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर के रूप में। सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछता है कि कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। ये प्रश्न है, कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रम प्रिंटर, चैन बैंड प्रिंटर। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं। प्रश्न अगला यहाँ से पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये कह रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स के अंतर्गत ये आते हैं। तो ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कह रहा है ओपन सोर्स के बारे में। तो जो ओपन सोर्स होता है उबुंटू, स्यूज, ये जो है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्यूज, मैंड्रिवा, ये भी सही है। उबुंटू, डेबियन, ये भी सही है, यानी कि आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही है, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला यहाँ से पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में A2A4 इंगित करता है। A2:A4 क्या इंगित करता है, तो दोस्तों ये करता है आपका सेल A2 से सेल A4 तक के जो सेल होते हैं उसको काउंट करने के लिए A2:A4 इंगित करता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं शॉर्टकट कुंजी का। तो किसका उपयोग करते हैं, तो एक पैराग्राफ बढ़ाने के लिए यहाँ पर Ctrl+M का उपयोग करते हैं। प्रश्न अगला यहाँ से पूछा है कि वेरिफिकेशंस की जो प्रक्रिया है वो क्या है। वेरिफिकेशंस की जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रश्न पूछा है। जो वेरिफिकेशंस की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ऑथेंटिकेशंस के रूप में होता है। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला यहाँ से पूछा है कि कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता है। तो कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता है, तो यूनिक IP जो होता है वो हर रोज़ एड्रेस नहीं बदलता है। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला यहाँ से पूछा है कि FTP का उपयोग होता है। FTP का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों, तो FTP का जो उपयोग होता है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से कभी कभी पूछता है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल होता है क्या, तो क्या होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर FTP का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। इसी तरीके से प्रश्न अगला पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, ये एक प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स जो है वो मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी यहाँ पर है कि सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, जो बड़ी मेन जो मेमोरी है ये मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं नहीं है। तो सी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।